पिछले पार्ट में आपने देखा एक पुरानी स्लीपर ट्रेन की खड़खड़ाती आवाज के बीच 8 लड़कियां और उनकी वार्डन मिस मिताली एक दूर दराज गांव की ओर निकली थीं, एक शादी अटेंड करने के बहाने। सफर की शुरुआत तो मस्ती और बातों से भरी थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई एक अजीब सा सन्नाटा सबके बीच घुलने लगा। सभी ने मिलकर डिनर किया। सपना और कनिका ने टिफिन से खाना निकालकर डिशेज में सबको सर्व किया। माहौल हल्का था, पर तभी मिस मिताली की गंभीर आवाज गूंजी, अपनी अपनी डिशेज एक साथ एक बड़े कैरी बैग में डालकर अलग बांध कर रख दो। डिब्बे में कचरा मत फैलाना हड़बड़ी में। उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हों या जैसे वो इस सफर को पहले से जानती हों। इतना कहकर वो चुपचाप उठी और अपनी सीट की ओर लौट गईं। लेकिन क्या वाकई ये बस एक शादी का सफर था या फिर कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी? सफर तो अब शुरू हुआ है, लेकिन मंजिल क्या वाकई वही है जहां वो सब जा रहे हैं? सब लड़कियों ने डिशेज एक कैरी बैग में डालकर सीट के नीचे एक तरफ रख दिया। तभी एक कोल्ड ड्रिंक वाला गाड़ी में आ पहुंचा। कोल्ड ड्रिंक देखते ही लड़कियों के चेहरों पर चमक आ गई। ट्रेन में खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बातें करने का अपना अलग ही मजा होता है। सबने अपनी अपनी पसंद की कोल्ड ड्रिंक ले ली और आराम से बातें करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। बातों बातों में कब रात गहराने लगी, लड़कियों को एहसास तक नहीं हुआ। अब डिब्बे में बैठे दूसरे पैसेंजर्स लाइट ऑफ करके सोने लगे थे। डिब्बे में लाइट कम होने लगी थी। मिस मिताली ने आकर सपना और कंचन को अपनी अपनी बर्थ पर जाकर सोने के लिए कहा। फिर बाकी फ्रेंड से भी बोली, अब बातें बंद करके सो जाऊं तुम सब भी, बाकी की बातें कल सुबह कर लेना। सपना और कंचन दोनों फौरन ही उठकर मिस मिताली के साथ अपनी बर्थ की ओर चल दी। इस कंपार्टमेंट में भी अब बची 6 लड़कियों ने अपनी अपनी बर्थ पर चादर वगैरह बिछाई और सोने की तैयारी करने लगी। सोने से पहले मीनल बोली, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आती हूं, फिर सोऊंगी। बाकी सब अपने बर्थ पर जाकर लेट गए थे। मीनल वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। डिब्बे में अब एकदम सन्नाटा पसर गया था। सब पैसेंजर्स गहरी नींद में डूबे हुए थे। मीनल ने वॉशरूम में जाकर अभी दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। मीनल डर गई। वो हड़बड़ाते हुए लाइट का स्विच तलाशने लगी। मीनल पसीना पसीना होने लगी। उसने दरवाजे का हैंडल टटोलने की कोशिश की, पर तभी मीनल को लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। मीनल घबराकर जोर से चीखने लगी। बंद वॉशरूम में भला और कौन आ गया जो उसके कंधे पर अपना हाथ रखे हुए है? ये सोच ही मीनल को कंप कंपाने के लिए काफी थी। डिब्बे के बाकी पैसेंजर्स या तो सोए हुए थे या कानों में हेडफोन लगाए हुए म्यूजिक सुनते हुए लेटे थे। किसी के कानों तक मीनल की चीखने की आवाज ही नहीं पहुंची। मीनल जोर जोर से चीखते हुए अंधेरे में ही वॉशरूम का दरवाजा पीट रही थी। अचानक मीनल को अपने कंधे पर रखा हुआ किसी अजनबी का वो हाथ अपनी गर्दन की ओर बढ़ता महसूस हुआ। अब तो मीनल ने अपनी पूरी ताकत से अपनी गर्दन की ओर बढ़ रहे उस हाथ को झटकने की कोशिश की। फिर जल्दी जल्दी वॉशरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाने लगी। किस्मत से इस बार दरवाजा तुरंत खुल गया। मीनल पागलों की तरह चीखती चिल्लाती हुई अपनी सीट की ओर दौड़ पड़ी। मीनल की चीख पुकार अब दूसरे सोए पैसेंजर्स के कानों तक भी पहुंच गई। उसकी फ्रेंड्स भी मीनल की चीखने की आवाज सुनते ही हड़बड़ाते हुए अपनी अपनी बर्थ से उतरकर उसे देखने लगे। प्रिया और सुजाता ने जल्दी से आगे बढ़कर मीनल को संभालते हुए पूछा, क्या क्या हुआ मीनल, इतना घबराई हुई क्यों है? साइड वाले पैसेंजर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शायद कोई कॉकरोच या छिपकली देख ली होगी इन्होंने वॉशरूम में। दूसरा शख्स भी फौरन बोल उठा, आजकल ट्रेन में तो साफ सफाई रहती ही नहीं, बस टिकट के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं रेलवे वाले, पर प्रबंध देखो, कॉकरोच और छिपकली हर तरफ घूम रहे हैं। सुजाता ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, जहां मीनल को तो बताने दीजिए कि आखिर हुआ क्या। अब मीनल किसी तरह से हांफती कांपती बोली, मैं जैसे ही वॉशरूम में घुसी और दरवाजा बंद किया कि वहां की लाइट ऑफ हो गई और फिर तब तक मिस मिताली भी वहां आ पहुंची। उन्होंने हैरत से मीनल की ओर देखते हुए पूछा, अंधेरा हो गया तो तुम्हें दरवाजा खोलकर फौरन बाहर आ जाना चाहिए था। इतने में शोरगुल सुनकर डिब्बे में राउंड मार रहे आरपीएफ के 2 जवान आ पहुंचे। उन्होंने सबको गौर से देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, ये इतनी रात को यहां शोरगुल क्या मचा रखा है? क्या बात हो गई? जी बात क्या होगी, ऐसा घटिया अरेंजमेंट रहता है डिब्बे में।
मानो हम पैसेंजर नहीं बल्कि बोरी में बंद आलू हों, बस किसी तरह दम घुटते हुए सफर करते रहते हैं। आगे की तरफ खड़ा हुआ एक पैसेंजर जोर से बोला। उसके साथी ने भी सुर मिलाते हुए कहा, अरे आलू प्याज तो हमसे ज्यादा लकी होते हैं, उन्हें तो आजकल बड़ी हिफाजत के साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पर हमें देखो, चूहे, छिपकली और कॉकरोच के साथ हमें सफर करना पड़ता है। अभी अभी बेचारी वो लड़की रोती चीखती भागती हुई वॉशरूम से अपनी जान बचाकर किसी तरह से यहां आ सकी है। आरपीएफ के जवानों ने अब मीनल की ओर अपनी नजर डाली, फिर थोड़ा नरमी से पूछा, बात क्या है? बहुत घबराई सी दिख रही हैं आप। अब मीनल फफक कर रो पड़ी। उसने हिचकियां लेते हुए कहा, वहां वॉशरूम में अंदर जाते ही लाइट ऑफ हो गई। फिर मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। क्या? यह सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? क्या यही है आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था? अच्छा ही हुआ जो मैं अपनी बीवी को इस बार साथ नहीं लाया, नहीं तो वो बेचारी तो इतने कमजोर दिल की है कि वहीं वॉशरूम में ही बेहोश हो जाती। मिस मिताली के पास ही खड़े हुए एक यात्री ने गुस्से से उबलते हुए कहा। दोनों जवान फौरन लपकते हुए वॉशरूम की ओर भागे। वहां उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा, पर लाइट्स तो ऑन ही थी। उन्होंने पूरा वॉशरूम छान मारा, पर कहीं कोई कॉकरोच या छिपकली नहीं मिली। अब तक टीसी साहब भी अपना बैग उठाए वहां आ पहुंचे। उन्होंने आते ही आरपीएफ के जवानों से पूछा, कुछ पता चला कि क्या हुआ था यहां? दोनों जवानों ने टीसी साहब को पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह मीनल के वॉशरूम में जाते ही वहां की लाइट ऑफ हो गई थी। और फिर जब टीसी साहब ने यह बात सुनी कि मीनल को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा था, तो टीसी साहब ठाके मारकर हंसने लगे। वहां इकट्ठा हुए यात्रियों ने गुस्से से कहा, यहां तो हमारी जान पर बनाई है और आपको हंसी सूझ रही है। टीसी साहब ने अपनी हंसी को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, एक्चुअली मैं सारा मामला समझ गया, इसीलिए मुझे इतनी हंसी आने लगी। फिर टीसी साहब ने गंभीर होते हुए सबको समझाया, हुआ ये होगा कि ये मैडम मोबाइल पर कोई डरावनी मूवी वगैरह देख रही होंगी और फिर जब वॉशरूम गई होंगी तो उनके माइंड में वही सब चल रहा होगा। इसीलिए जब कुछ पलों के लिए किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अचानक ही वॉशरूम की लाइट्स ऑफ हो गई, तो इन मैडम को मोबाइल पर देखी हुई हॉरर क्लिप याद आ गई होगी। बस फिर क्या, मैडम को लगा कि कोई चुड़ैल इनका गला दबाने वॉशरूम में चली आई है और ये चीखती चिल्लाती हुई वहां से निकलकर भागी चली आई। टीसी साहब की बातें सुनकर वहां खड़े पैसेंजर्स और मीनल की फ्रेंड्स सोचने लगे। तभी टीसी साहब ने मीनल की ओर देखते हुए कहा, आप बिल्कुल भी मत डरिए। अगर सचमुच कोई चुड़ैल वॉशरूम में होती तो क्या वो आपको इतनी आसानी से भागकर यहां आने देती? वो तो वहीं वॉशरूम में ही आपका गला दबा चुकी होती। मीनल के माथे पर पसीना छलक उठा। मिस मिताली ने टीसी साहब की ओर घूरते हुए कहा, इस तरह से बच्चियों को डराना आपको शोभा नहीं देता। अब आप सब यहां से अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। थैंक यू। मिस मिताली की बात सुनकर सारे जमा हुए लोग वहां से खिसकने लगे। दोनों जवान और टीसी साहब ने भी सब लड़कियों को आराम से सो जाने की सलाह दी और वहां से चलते बने। मिस मिताली ने अब मीनल से कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं वॉशरूम तक। मीनल ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे डरी सहमी सी वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। मिस मिताली ने दरवाजे के पास खड़े होते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं खड़ी रहती हूं, डरना मत बिल्कुल। मीनल अंदर चली गई और फिर 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और मिस मिताली के साथ वापस अपनी बर्थ तक पहुंची। मिस मिताली ने मीनल को चुपचाप सो जाने के लिए कहा और फिर अपनी बर्थ की ओर चली गई। मीनल चुपचाप जाकर अपनी वाली अपर बर्थ पर लेट गई और फिर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लग गई। कुछ देर बाद धीरे धीरे मीनल को नींद आने लगी और फिर जल्दी ही वो गहरी नींद में डूब गई। छन 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 आवाज सुनकर एकदम से मीनल की नींद टूट गई। उसने अपनी नींद में डूबी पलकों को बड़ी मुश्किल से खोलकर किसी तरह देखने की कोशिश की और जैसे ही उसकी नजर सामने से आ रहे एक साए पर पड़ी, मीनल की जुबान जैसे हलक में चली गई। सामने से कुसुमलता चलते हुए आ रही थी। उसके चेहरे पर वहशियाना मुस्कान छाई हुई थी। कुसुमलता के बाल उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो उसके सिर पर कई जहरीले नाक लिपटे हुए लहरा रहे हों। तभी मीनल की निगाहें कुसुमलता के पैरों की ओर गई। छन छन की आवाज कुसुमलता के पैरों में पहने हुए घुंघरू वाले पायल से ही आ रही थी। पर कुसुमलता के पैर उल्टे थे, पूरी तरह से उल्टे। अब तो मीनल के गले से दिल दहला देने वाली भयंकर चीख निकली।
चीख सुनते ही डिब्बे में फिर खलबली सी मच गई। सब हड़बड़ाते हुए उठ बैठे। मीनल के कंपार्टमेंट में सोई हुई उसकी फ्रेंड्स भी घबराकर उठ बैठी। रूही ने आंखें बंद किए चीखती हुई मीनल को झिझोड़ते हुए जोर से पूछा, क्या हुआ मीनल? इतनी जोर से क्यों चीख रही थी अभी? मीनल ने अपनी आंखें मूंदे हुए ही कांपते हाथों से सामने इशारा किया। रूही और दूसरी लड़कियों ने हैरत से सामने की ओर देखा, पर कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो अजीब या भयावह हो। अब कणिका ने मीनल के सिर पर एक चपत लगाते हुए थोड़ा जोर से कहा, मीनल, मीनल, कुछ भी तो नहीं है सामने, जरा आंख खोलकर देख ठीक से। मीनल ने अब अपनी आंखें फौरन खोल दी और डरते डरते नजरें उठाकर सामने देखा, पर सचमुच ही कोई भी नहीं दिखा उसे। मीनल हैरत से चिल्लाई, अभी अभी ही तो उधर सामने से कुसुमलता चलती हुई आ रही थी। और ओफो मीनल, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें दूसरों का? कोई इस तरह से बिहेव करता है क्या ट्रेन में? क्या सोच रहे होंगे बाकी के पैसेंजर्स? मिस मिताली ने वहां आते ही मीनल को फटकार लगा दी। मीनल ने किसी तरह हिम्मत करते हुए अपनी बात दोहराई, मैं सच कह रही हूं मैम। अभी अभी मैंने कुसुमलता को सामने से आते हुए देखा था, और उसने घुंघरू वाली पायल भी पहन रखी थी जिनसे छन छन की आवाज आ रही थी। मिस मिताली ही नहीं, बाकी फ्रेंड्स भी मीनल की ओर हैरानी से देखने लगे। कंचन ने मीनल के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, देख मीनल, तू इस तरह की फालतू ऊंटपटांग बातें मत सोचा कर। कुसुमलता कैसे आ सकती है यहां? और अगर ऐसी कोई छन छन की आवाज आती तो क्या हम में से किसी को सुनाई नहीं देती वो आवाज? मीनल जोर से चीखते हुए बोली, आई थी कुसुमलता, मैंने खुद देखा था उसे चलते हुए। और यही नहीं, कुसुमलता के पैर उल्टे थे। वो उल्टे पैरों में पायल पहने हुए चली आ रही थी। मैडम जी, मेरे ख्याल से तो इनका दिमाग हॉरर मूवी देख देख कर कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। ये रात भर इसी तरह चीख चिल्लाकर हमें डराती रहेंगी तो सुबह तक पक्का हम में से ही 2-4 यात्री हॉट फेल से मर जाएंगे। साइड की बर्थ वाले अधेड़ उम्र के यात्री ने झल्लाते हुए कहा। मिस मिताली का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मीनल की ओर जलती नजरों से देखा, फिर दबे हुए स्वर में बोली, प्लीज मीनल, क्यों तमाशा बना रही हो हम सबका? इस तरह से सीन क्रिएट करने में क्या मजा आता है तुम्हें? फॉर गॉड सेक, अब और कोई ड्रामा मत खड़ा करना। कहती हुई मिस मिताली अपनी सीट पर चली गई। मीनल का चेहरा उतर गया। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। कंचन ने आगे बढ़कर मीनल का हाथ पकड़ा और फिर उसे बर्थ पर लिटाकर चादर ओढ़ा दी। श्रवणी ने मीनल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मीनल, अब सो जा यार तू, और हमें भी सोने दे। रात के 2 बज रहे हैं, कुछ तो रहम कर हम पर। जल्दी ही सब फिर एक बार अपनी अपनी बर्थ पर जाकर लेट गए और किसी तरह से सोने की कोशिश करने लगे। मीनल भी अपनी आंखें बंद किए हुए सिर तक चादर ओढ़े लेट गई, पर उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मीनल के जहन में बार बार कुसुमलता झलक रही थी और साथ ही उसे याद आ रहे थे कुसुमलता के वो उल्टे पैर। क्या सचमुच ही मुझे भ्रम हो रहा है कुछ? मीनल अपने आप से बोली, पर यह ऐसा भ्रम मुझे ही क्यों हो रहा है? कहीं सच में ही तो मेरा दिमाग नहीं चल गया है? क्या हो रहा है मीनल के साथ? कहीं सच में कोई आत्मा है? मीनला, मीनल! आवाज कानों में पड़ते ही मीनल चौंक कर उठ बैठी। मीनल ने देखा कि उसकी फ्रेंड्स प्रिया उसे पुकार रही हैं। मीनल के उठते ही प्रिया बोली, कितनी देर तक सो रही है तू? हमने तो कब से चाय नाश्ता भी कर लिया है। मैंने पहले भी कितनी आवाज लगाई तुझे, पर तू तो एकदम गहरी नींद में सोई हुई थी। मिस मिताली एक हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े हुए आईं और मीनल को जागते हुए देख फौरन बोली, थैंक गॉड कि तुम जाग गई, नहीं तो मुझे तो लगा था कि शायद हावड़ा आने पर ही तुम्हारी नींद खुलेगी। अब जाओ, जल्दी से हाथ मुंह वगैरह धोकर फ्रेश होकर आ जाओ, फिर गर्मा गर्म चाय और सैंडविच खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। मीनल ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया और फिर अपनी बर्थ से नीचे उतर पड़ी। जैसे ही मीनल अपनी बर्थ से नीचे उतरी और अपनी चप्पलें पहनकर आगे बढ़ी कि छन छन की आवाज सुन सब चौंक उठे। खुद मीनल भी एकदम से चौंक कर इधर उधर देखने लगी। तभी श्रवणी और सुजाता खिलखिला पड़े। फिर सुजाता ने मिस मिताली से कहा, लीजिए मैम, देख लीजिए आप भी कि कल रात मीनल जिस छन छन पायल बजने की बात बताकर हम सबको डरा रही थी, वो पायल तो खुद मीनल ने ही अपने पैरों में पहन रखी है। मीनल ने अब घबराकर अपने पैरों पर नजर डाली। ये क्या? ये तो वही पायल थी जो कल रात उसने कुसुमलता के पैरों में देखी थी। पर
पर यह पायल भला उसके पैरों में कैसे आया? मीनल को यूं हक्की बक्की मूर्ति बने हुए देख कणिका ने मजाक किया। क्या हुआ मीनल, इतने ध्यान से क्या देख रही है अपने पैरों को? कहीं तेरे पैर भी उल्टे तो नहीं हैं? कणिका की बात सुनते ही सब के सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। मिस मिताली ने गुस्से से मीनल को घूरते हुए कहा, मैं तो तुम्हें एक सिंसियर लड़की समझती थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। तुमने हम सबके साथ साथ इस डिब्बे के दूसरे पैसेंजर्स और रेलवे स्टाफ को भी बहुत परेशान किया है कल रात। बट नाउ आई वार्न यू, अब ऐसी कोई भी हरकत दोबारा मत करना, ओके? मिस मिताली ने मीनल को कड़ी वार्निंग दी और वहां से चली गई। मीनल ने एक बार फिर अपने पैरों में पड़ी उन पायलों को देखा और उलझन में घिरी हुई वहीं नीचे वाली बर्थ में बैठकर उन्हें पैरों से उतारने की कोशिश करने लगी। रूही नीचे झुककर मीनल की हेल्प करते हुए मीनल के पैर से पायल उतारने लगी। पर यह क्या? जैसे ही रूही ने मीनल के पैर में पड़ी पायलों को टच किया, रूही के मुंह से चीड़ा निकल गई। रूही पीछे हटकर अपने हाथ मसलने लगी। ये देख कणिका, श्रावणी और प्रिया हैरान होकर रूही के हाथों को देखने लगी। फिर कणिका बोली, क्या हुआ रूही, पायल चुभ गई क्या हाथ में? रूही ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, पायल चुभी तो नहीं मुझे, पर जैसे ही मैंने पायलों को टच किया ऐसे लगा जैसे मैंने जलते हुए अंगारों को छू लिया हो। सुजाता ने बेचैन होते हुए आगे बढ़कर रूही के हाथों को ध्यान से देखा। रूही की उंगलियों ऐसी लाल लाल हो गई थीं मानो आग में झुलस गई हों। रूही के चेहरे पर भी अजीब सा डर झलकने लगा। वो किसी तरह बोली, पे ये मेरी उंगलियों को क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ मीनल की पायल को ही टच किया था। मीनल ने फौरन अपने हाथ उन लड़कियों को दिखाते हुए कहा, मेरे हाथों को तो कुछ भी नहीं हुआ है। रूही को जरूर किसी दूसरी चीज से एलर्जी हुई होगी। रूही गुस्से से बोली, एलर्जी? अभी तक तो एकदम ठीक थे मेरे हाथ, बस पायलों को ही छुआ मैंने और उंगलियों झुलस गईं। पता नहीं किस मेटल की बनी हुई पायल पहन रखी है तुमने। कणिका भी मीनल से कहने लगी, ये बात तो सही कही रूही ने, बहुत ही अजीबो गरीब सी दिख रही है ये पायल। कहीं तूने किसी नीलामी में से तो नहीं ली थी ना ये पायल? मीनल कुछ बोलती कि तब तक मिस मिताली वहां फिर आ पहुंची। उन्होंने मीनल को बैठे हुए देखा तो चिढ़कर बोली, ये क्या मीनल, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? कितनी लेजी हो गई हो ट्रेन में आते ही। मीनल ने अपनी पायलों की तरफ इशारा किया और बेबसी से कहा, मैं क्या करूं मैमा, ये पायल पता नहीं कहां से मेरे पैरों में आ गई हैं। मैं इन्हें निकालने की कोशिश कर रही हूं पर ये निकल भी नहीं रही हैं। ओह गॉड, प्लीज मीनला, स्टॉप दिस नॉनसेंस। पायल तुमने ही पहनी होगी पैरों में, ऐसे कोई हवा में से निकलकर थोड़ी तुम्हारे पैरों से आकर चिपक गई होंगी। मिस मिताली गुस्से से उबल पड़ी। फिर कुछ सोचकर मिस मिताली ने नीचे झुककर मीनल के पायलों की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तभी सुजाता और श्रावणी चिल्लाते हुए बोली, रुक जाइए मैम, पायलों को हाथ मत लगाना आप। मिस मिताली ने हैरानी से उन दोनों की ओर देखा, फिर पूछा, अब तुम दोनों को क्या हुआ? इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब है? श्रवणी ने रूही की तरफ इशारा करते हुए घबराए स्वर में कहा। अभी रूही भी मीनल के पायल निकालने में उसकी मदद कर रही थी, पर अचानक ही जाने कैसे रूही की उंगलियां झुलस गईं। क्या उंगलियां झुलस गईं? हाउ स्टूपिड! मिस मिताली ने चिढ़ते हुए कहा। फिर नीचे झुककर एक झटके से मीनल के पैरों से वो पायल निकाल डाली। पायल निकालकर मीनल को पकड़ाते हुए मिस मिताली बोली, अब इन्हें अपने बैग में डालो और जाकर तैयार हो जाओ। मीनल ने फौरन वो पायल ऊपर पड़े एक बैग में डाल दी और फिर वॉशरूम की तरफ चल दी। मिस मिताली ने बाकी लड़कियों की ओर घूरते हुए देखा, फिर व्यंग्य से बोली, हद है तुम्हारी सोच की भी। क्या कह रही थी तुम अभी? पायल को छूते ही उंगलियां झुलस गईं। देख लो मेरी उंगलियों को अच्छे से, कहां झुलसी है, बोलो। फिर गर्दन झटकती हुई मिस मिताली वहां से अपनी सीट की ओर चल पड़ी। मीनल वॉशरूम से वापस लौटी और फिर थोड़ा सा नाश्ता चाय लेकर वो फिर से अपने बर्थ पर जाकर लेट गई। कणिका ने सुजाता से धीमे स्वर में कहा, इस मीनल को जाने क्या हो गया है, हरदम खोई खोई सी रहती है। सुजाता ने भी हामी भरी, और देखो ना कितनी अजीब अजीब सी बातें करती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मीनल का दिमाग सचमुच ही चल गया है। दोपहर ढल रही थी। मिस मिताली ने सभी लड़कियों को अलर्ट कर दिया था कि हावड़ा स्टेशन आने वाला है, इसीलिए सारी लड़कियां अपना अपना सामान वगैरह समेटने में और बैग पैक करने में लगी हुई थीं। जैसे ही ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर रुकी, सारे पैसेंजर्स जल्दी जल्दी अपने बैग लिए
नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे। मिस मिताली ने पहले ही सब लड़कियों से कह रखा था कि वे सब भीड़ के जाने के बाद आराम से धीरे धीरे उतरें। इसलिए सारे पैसेंजर्स के नीचे उतरने के बाद फिर सारी लड़कियां अपने बैग समेत नीचे उतरने लगीं। प्लेटफॉर्म पर अपना सामान लिए हुए खड़ी लड़कियों ने मिस मिताली की ओर देखा, जो अपना मोबाइल लिए हुए किसी से कॉल पर बात कर रही थी। कॉल खत्म करके मिस मिताली ने लड़कियों से कहा, ओह, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जिस ट्रैवलर को यहां से फूलपुर जाने के लिए बुक किया था, उस ट्रैवलर का आज सुबह ही एक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए अब वो ट्रैवलर अब हमें लेने नहीं आ सकती। ओह माय गॉड, फिर अब हम क्या करेंगे मैम? हम फूलपुर कैसे पहुंचेंगे अब? लड़कियां हताशा से चिल्लाई। मिस मिताली ने अपनी गर्दन हिलाते हुए सबको आश्वस्त करते हुए बोली, डोंट वरी गर्ल्स, मैंने एक दूसरे ट्रैवलर को यहां बुला लिया है। वो करीब 2 घंटे में यहां आ जाएगा। तब तक हम लेडीज वेटिंग रूम में जाकर तैयार हो जाते हैं। सफर के पहने हुए कपड़े वगैरह चेंज करके नहा धो लेते हैं। फिर यहीं कुछ खा पीकर हम निकल पड़ेंगे फूलपुर की ओर। सभी लड़कियों ने सहमति जताई और फिर अपने बैग उठाकर चल पड़ी लेडीज वेटिंग रूम की तरफ। मिस मिताली ने सबको जल्दी जल्दी नहा धोकर रेडी होने के लिए कहा और फिर खुद भी अपना बैग खोलकर कपड़े वगैरह निकालने लगी। साइड वाले रिटायरिंग रूम में मिस मिताली और 3 लड़कियां चली गईं, जिससे सब टाइम से तैयार हो जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद जब सब रेडी हो गए तो मिस मिताली ने सबके लिए लंच ऑर्डर कर दिया। लंच करने के बाद सब बड़ी बेचैनी से ट्रैवलर वाले के कॉल का वेट करने लगे। जब 2 की जगह 4 घंटे गुजर गए और ट्रैवलर वाले का कॉल नहीं आया तो लड़कियों ने मिस मिताली से परेशान होते हुए कहा, मैम, कितना लेट हो रहे हैं हम। पता नहीं वो गाड़ी वाला कब आएगा और कब हम यहां से रवाना होंगे। इस तरह तो हमें फूलपुर पहुंचने में आधी रात हो जाएगी। मिस मिताली ने भी चिंतित स्वर में कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुम लोगों ने। मैं भी इसी चिंता में डूबी हूं कि अगर उस गाड़ी वाले ने और देर की तो फिर हम फूलपुर देर रात को ही पहुंच पाएंगे। कर्णिका ने सोचते हुए कहा, मैम, सुना है कि फूलपुर तो एकदम जंगलों के बीच बसा है। अगर हमें आधी रात को रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे में? कर्णिका की बात ने मिस मिताली ही नहीं बल्कि बाकी लड़कियों को भी गहरी चिंता में डाल दिया। कुछ देर तक मन ही मन सोच विचार करने के बाद मिस मिताली ने गंभीर लहजे में कहा, अगर 1 घंटे में वो गाड़ी वाला नहीं आता तो फिर हम आज फूलपुर जाना कैंसिल कर देंगे। मैं रात में कुछ और दूसरे ट्रैवल कंपनी से बात करूंगी और फिर कल सवेरे सवेरे हम फूलपुर के लिए निकल जाएंगे। सारी लड़कियां मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि गाड़ी वाला जल्दी ही चला आए, क्योंकि अब हावड़ा पहुंचने के बाद पूरी रात प्लेटफॉर्म पर गुजारने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। आखिर करीब 1.25 घंटे बाद मिस मिताली का मोबाइल बज उठा। मिस मिताली ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और फिर 1 मिनट बात करने के बाद कॉल कट करते हुए वो लड़कियों से मुस्कुराते हुए बोली, गुड न्यूज है गर्ल्स, आखिर वो दूसरा ट्रैवलर वाला गाड़ी लेकर आ ही गया। अब जल्दी से अपने बैग्स उठाओ और चलो यहां से बाहर। सारी लड़कियों ने खुशी से ताली बजाई और फिर अपने बैग लिए प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर चल पड़ी। बाहर निकलते ही मिस मिताली ने फिर से उस ट्रैवलर वाले को कॉल लगाया और कुछ ही पलों में एक ड्राइवर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मिस मिताली के सामने आकर अपना मोबाइल दिखाते हुए उन्हें अपने पीछे आने का संकेत किया और तेजी से पार्किंग की तरफ जाने लगा। मिस मिताली और बाकी सभी लड़कियां अपने बैग लिए हुए उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगीं। पार्किंग तक पहुंचकर जब वो ड्राइवर नहीं रुका तो मिस मिताली समेत सारी लड़कियां थोड़ी हैरान हो उठीं। ड्राइवर आगे बढ़ते बढ़ते रोड के एक किनारे पर खड़ी हुई एक बड़ी सी वैन के पास पहुंचा और मिस मिताली की ओर देखते हुए बोला, लो जी, ये रही हमारी गाड़ी। जल्दी जल्दी अपना सामान रखो और अंदर बैठ जाओ सब। 5 घंटे लगेंगे यहां से फूलपुर पहुंचने में हमें। गाड़ी को देखते ही मिस मिताली और सारी लड़कियों के चेहरे लटक गए। एकदम ही पुरानी सी खटारा वैन दिख रही थी वो। ऐसी गाड़ी में फूलपुर तक का सफर तो कितना मुश्किल हो जाएगा, यही सोच सबके मन में चल रही थी। मिस मिताली ने थोड़ी नाराजगी जताई, ये कैसी खटाई गाड़ी लेकर आए हो तुम? मैंने तो ट्रैवल एजेंसी से ऐसी ट्रैवलर भेजने के लिए कहा था ना। ड्राइवर ने अपने शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, मैडम जी, आप हमें क्यों बोल रही हैं? हमारे तो बस यही एक गाड़ी है। उस एजेंसी वाले ने हमें कॉल करके यहां स्टेशन पहुंचने के लिए कहा था और हम आ गए। सुजाता ने मिस मिताली से सोचते हुए अपनी बात कही, इस वैन में जाने से तो बेहतर है
कि हम यहीं प्लेटफॉर्म पर ही रात भर रुक जाते हैं। कल सुबह के समय पितर निकलेंगे फूलपुर के लिए। मिस मिताली ने अपना मोबाइल लिया और ट्रैवल एजेंसी में कॉल करने लगी। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत करने के बाद लड़कियों से उलझन भरे स्वर में कहा, वो एजेंसी वाले ने तो साफ साफ कह दिया है कि परसों से पहले किसी और गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब ड्राइवर समझाते हुए बोला, अभी तो टूरिस्ट सीजन चल रहा है, सारी गाड़ियां हफ्तों पहले से ही बुक हो जाती हैं। अब आपको यदि इधर ही कहीं आसपास जाना रहता तो दूसरी कोई भी कैब या गाड़ी आपको मिल जाती, पर आप लोगों को तो फूलपुर जाना है। फूलपुर जाने के लिए तो ऑफ सीजन में भी गाड़ी वाले तैयार नहीं होते। इतना जंगली और बीहड़ रास्ता है कि पूछो मत। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। तभी ड्राइवर ने आगे कहा, वो तो मैं पहले भी 3-4 बार फूलपुर जा चुका हूं, इसलिए मैं वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अब आप जल्दी सोचकर बताओ कि चलना है या नहीं। मुझे और भी 2 जगह से फोन आ चुके हैं। मिस मिताली ने अब बिना देर किए लड़कियों को समझाया, ड्राइवर की बात तो सही ही है, इस वक्त यहां दूसरी गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने भी कई एजेंसियों को कॉल किया था, तब वो पहले वाला गाड़ी भेजने के लिए रेडी हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब इतने शॉर्ट पीरियड में कोई भी फूलपुर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। बस सिर्फ यही एक गाड़ी वाला आया है। अब अगर हमने इसे मना कर दिया तो फिर पता नहीं हमें कोई दूसरी गाड़ी कब मिलेगी। यहां प्लेटफॉर्म पर बैठे रहने से तो अच्छा है कि हम इसी गाड़ी से चलते हैं फूलपुर। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर हामी भर दी। उनके सामने कोई और चारा भी तो नहीं दिख रहा था। शाम हो चली थी और अब समय गंवाने से अच्छा था कि जो भी गाड़ी मिल जाए उसी में फूलपुर चला जाए। सबने बुझे मन ये वैन की सीट के नीचे क्या पड़ा है। सब हैरानी और घबराहट से उधर ही देखने लगे। ड्राइवर लपकते हुए आया और माफी मांगते हुए बोला, वो मैं बस अभी साफ कर देता हूं। और फिर ड्राइवर ने एक पानी की बोतल लाकर सीट के नीचे डालकर कपड़े से पोंछ दिया। मिस मिताली ने नाराजगी से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हारी गाड़ी तो ढंग से साफ भी नहीं है, फिर कैसे जा पाएंगे हम? ड्राइवर ने हाथ हिलाते हुए कहा, हमने तो आज दोपहर बाद ही गाड़ी साफ कराई थी। वो दरअसल सुबह जब हम घर से निकले तो रास्ते में एक औरत सड़क पर घायल पड़ी हुई दिखी। शायद किसी गाड़ी से टकरा गई थी। हमने जल्दी से उसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए, पर बहुत ज्यादा खून बहने से उस औरत की मौत हो गई। फिर कुछ पल रुककर ड्राइवर ने गंभीरता से कहा, वो हमें यहां पहुंचने में देरी भी इसीलिए हो गई थी। हॉस्पिटल में पुलिस की कागजी कार्यवाही खत्म होने के बाद फिर हमने अपनी गाड़ी वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही पानी से धोकर साफ की थी। फिर भी शायद जल्दबाजी में सीट के नीचे कुछ खून लगा रह गया। ड्राइवर की बात सुनते सुनते सब अंदर तक हिल गए, पर अब वो गाड़ी में तो बैठ ही गए थे। फूलपुर तक इसी गाड़ी में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उन्हें। ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और सब चल पड़े फूलपुर की ओर। शाम ढलते ही शहर की सड़कों पर हर तरफ हैवी ट्रैफिक था, इसलिए वैन को शहर से बाहर निकलते निकलते ही 2 घंटे लग गए। अब वैन शहर से बाहर निकल चुकी थी। हाईवे पर अंधेरी रात में तेजी से भागती वैन अचानक ही एक मोड़ पर जाकर हाईवे से उतरती हुई एक संकरे रास्ते पर दौड़ने लगी। ड्राइवर ने सूचना दी, अब यहां से सीधे फूलपुर तक जाने के लिए यह रास्ता सबसे सही है। मिस मिताली ने अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन कर रखा था, पर जैसे ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी हाईवे से उतारकर इस सैंकड़े रास्ते में दौड़ाई, कुछ ही मिनटों में मोबाइल का नेटवर्क ही गायब हो गया। मिस मिताली ने हैरान होते हुए अपना मोबाइल की ओर देखा। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, इधर नेटवर्क बहुत कम जगह पर ही मिलेगा। अपना मोबाइल आप अंदर बैग में ही रख दो अब। मिस मिताली के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। गहराती रात के साथ साथ वैन अब एकदम घने जंगलों के बीच बने कच्चे रास्ते पर भाग रही थी। चारों तरफ पसरा था तो केवल घना अंधेरा और सन्नाटा। क्या वैन का यह सफर लड़कियों को फूलपुर तक सही सलामत पहुंचाएगा? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ टकराएगी रास्ते में? अंधेरी काली रात में घने जंगलों के बीच बने कच्चे पक्के सैकड़े रास्ते से होती हुई वो पुरानी सी खटारा वैन भागे चली जा रही थी। वैन के अंदर बैठी हुई 8 लड़कियों और मिस मिताली के चेहरे पर जैसे अंधेरी रात की कालिमा सी उतर आई थी। सब एकदम बुझे बुझे से चेहरे ले हुए गाड़ी में बैठे थे। उनके ऐसे उतरे हुए बुझे चेहरे देखकर लगता ही नहीं था कि ये सब किसी शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर तो कोई भी यही समझता
कि ये सब किसी मातम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। मिस मिताली ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। 10 बजने वाले थे। अब मिस मिताली ने वैन में बैठी हुई लड़कियों पर अपनी नजर डाली। सब एकदम सुस्त और थकी थकी सी खामोश बैठी थीं। मिस मिताली ने उन लड़कियों से कहा, इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठी हो तुम सब? कुछ अंताक्षरी वगैरह खेलो तो ध्यान भी बंटेगा और रास्ता आसानी से कट जाएगा। लड़कियों के कुछ कहने से पहले ही ड्राइवर फौरन मना करते हुए बोला, ना ना मैडम जी, यूं जंगल के बीच गाना बजाना करने से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। इस सुनसान रास्ते पर शोरगुल मचाना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरों पर घबराहट और डर की परछाई झलकने लगी। सब इस तरह से दम साध कर बैठ गए, मानो उनकी सांसों की आवाज सुनकर ही न कोई मुसीबत आ टपके। अब गाड़ी एकदम बीच जंगल में पहुंच चुकी थी। रास्ता इतना खराब हो चला था कि हर थोड़ी देर में गाड़ी झटके खा रही थी। सब संभल कर सीट पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक ही गाड़ी की विंड स्क्रीन पर एक बड़ा सा चमगादड़ पता नहीं कहां से आकर चिपक गया। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और सभी लड़कियों की चीख निकल पड़ी। विंड स्क्रीन पर चिपके हुए बड़े से चमगादड़ को देख देख कर लड़कियां डर से चिल्लाए जा रही थीं। मिस मिताली ने किसी तरह अपने को संभालते हुए ड्राइवर से कहा, इस चमगादड़ को हटाओ सामने से। ड्राइवर ने गाड़ी के वाइपर स्टार्ट करके चमगादड़ को भगाने की कोशिश की, पर वाइपर स्टार्ट होते ही चमगादड़ भयानक तरीके से अजीब सी आवाज में चीखता हुआ विंडस्क्रीन से उड़कर ड्राइवर की साइड वाली खिड़की पर आकर चिपक गया और फड़फड़ाते हुए खिड़की में लगे शीशे को तोड़कर अंदर आने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। उस खटारा गाड़ी के शीशे विशालकाय चमगादड़ के प्रहार से बुरी तरह से हिलने लगे। ये देखकर गाड़ी के अंदर बैठी हुई सारी लड़कियां और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बस किसी भी पल वो चमगादड़ खिड़की का शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर घुस आएगा। मिस मिताली ने चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहा, इस तरह से बुत बने क्यों बैठे हो? जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ, तभी ये चमगादड़ खिड़की से उड़कर भागेगा। ड्राइवर भी इतने बड़े चमगादड़ को यूं अपने बिल्कुल पास वाली खिड़की पर चिपके देख घबरा सा गया था। उसने सिर हिलाया और फिर गाड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। खिड़की पर चिपका चमगादड़ तो शीशे से हिला तक नहीं, वो तो उसी तरह से फड़फड़ाते रहा। जंगली ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर किसी तरह से गाड़ी को दौड़ाते हुए ड्राइवर कुछ आगे पहुंचा ही था कि तभी सामने से उड़ता हुआ एक चमगादड़ों का पूरा झुंड ही आकर गाड़ी पर टूट पड़ा। अब ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी रोक दी, क्योंकि चमगादड़ों ने पूरी विंड स्क्रीन को ही कवर कर लिया था। उन सब की भयानक कर्कश सी चीखने की आवाज सुनकर वैन में मौजूद हर एक लड़की का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। तभी मिस मिताली को कुछ याद आया। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारे पास माचिस होगी ना, तो जल्दी से माचिस निकालो। मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर रखे हैं, मैं अभी न्यूज़पेपर में आग लगा कर देती हूं। तुम उसे बाहर लहराकर गाड़ी में चिपके हुए चमगादड़ों को भगा दो। आग देखते ही वो जरूर गाड़ी छोड़कर उड़ जाएंगे। ड्राइवर ने हामी भरी और कांपते हाथों से माचिस निकालकर मिस मिताली की ओर बढ़ा दी। मिस मिताली ने जल्दी जल्दी अपना बैग खोलकर उसमें ऊपर रखे हुए न्यूज़पेपर निकाले और फिर उन पेपर्स को रोल करके उनके एक सिरे पर माचिस से आग लगाने लगी। कुछ ही पलों में पेपर ने आग पकड़ ली। फिर ड्राइवर ने खिड़की का कांच थोड़ा सा नीचे करके उन सुलगते हुए पेपर्स के रोल को खिड़की से बाहर लहराना शुरू किया। आग और धुआं देखते ही चमगादड़ों में खलबली सी मच गई। वे सब कोलाहल मचाते हुए तेजी से उड़ते हुए वहां से भाग गए। चमगादड़ों के भागते ही सबने राहत की सांस ली। फिर डर से कांपते अपने दिल को काबू में करते हुए सब पानी पीने लगे। अब भी उनकी आंखों में दहशत की झलक कायम थी। ड्राइवर ने भी अपने पास रखी हुई पानी की बोतल से पानी पिया और फिर अपने चेहरे पर भी पानी छिड़कता हुआ वो बोला, हम इस रास्ते पर पहले भी 2 बार रात के समय ही आ चुके हैं, पर हमने आज तक कभी भी ऐसे भयंकर चमगादड़ नहीं देखे थे। मिस मिताली ने घबराए स्वर में कहा, अब यहां और ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, जल्दी से चलो यहां से। ड्राइवर ने मुंह पोंछते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। सब लड़कियों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो अपने आप को ही कोस रहे थे कि क्यों नहीं रात में वहीं रेलवे रिटायरिंग रूम में ही रुक गए। पता नहीं क्या सूझी थी जो यूं रातों रात फूलपुर आने का डिसीजन उन्होंने ले लिया। घर्र घर्र खटक की आवाज आई और गाड़ी हिचकोले लेते हुए बंद पड़ गई। सब लड़कियां चौंक उठी।
मिस मिताली ने भी अचकचाते हुए ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? ड्राइवर ने पीछे पलटकर अटकते हुए जवाब दिया, मैंने नहीं रोकी है गाड़ी, ये तो खुद ब खुद बंद पड़ गई अचानक ही। ओह माय गॉड, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो जल्दी। मिस मिताली का स्वर सहमा हुआ था। ड्राइवर ने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा और फिर गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गया, पर कई बार चाबी घुमाते हुए इग्निशन ऑन करने के बाद भी बस घर्र घर्र की हल्की सी आवाज निकल कर रह जाती। गाड़ी तो अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे सभी लड़कियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रह रह कर किसी न किसी जंगली जानवर की आवाज गूंज उठती थी। घने जंगल के बीच बंद पड़ी गाड़ी में डर से घिरी बैठी हुई लड़कियां यूं महसूस कर रही थीं मानो वे मौत के खुले हुए जबड़े में बैठी हों और मौत किसी भी पल उन्हें जिंदा निगल सकती है। मिस मिताली ने अपना मोबाइल निकाला ताकि वो किसी से हेल्प मांग सकें, पर अफसोस, मोबाइल बाहर निकालते ही मिस मिताली को रोना ही आ गया। मोबाइल का नेटवर्क तो बिल्कुल ही गायब था। 0 नेटवर्क बता रहा था मोबाइल। गहरी चिंता और सोच में डूबी मिस मिताली ने हिम्मत बांधते हुए ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो और मैं दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगाती हूं, क्योंकि इस तरह से तो गाड़ी में बैठे बैठे ही सारी रात गुजर जाएगी। मिस मिताली की बात सुनते ही ड्राइवर ने तो फौरन हां में गर्दन हिलाई, पर लड़कियों ने गाड़ी से नीचे उतरने से साफ साफ मना कर दिया। सपना ने घबराते हुए कहा, मैम, हम लोग गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। इतने भयानक जंगल में अचानक ही कोई जानवर आ पहुंचा तो क्या करेंगे फिर हम? सपना की बात पूरी होते ही प्रिया और कंचन तो घबराहट से रोने ही लगी। बाकी लड़कियां भी रुआंसी होकर इनकार करने लगी। मिस मिताली ने कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस लेती हुई गंभीर लहजे में बोली, मैं तुम सबकी घबराहट को समझ रही हूं, पर गर्ल्स, यही एक रास्ता है इस जंगल से निकलने का। नहीं तो फिर पता नहीं हमें इसी बंद गाड़ी में कब तक कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिन निकलने से पहले इस रास्ते से कोई और गाड़ी गुजरेगी। ड्राइवर भी बोल पड़ा, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम जी, आप लोग बस थोड़ी हिम्मत जुटाकर गाड़ी को धक्का लगा दीजिए, फिर हम जल्दी ही फर्राटे से गाड़ी भगाते हुए इस भयानक जंगल से बाहर निकल जाएंगे। मिस मिताली ने अब जोर देते हुए कहा, कम ऑन गर्ल्स, आओ जल्दी बाहर, हम सब मिलकर अभी गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। आखिर लड़कियों ने किसी तरह साहस जुटाया और डरती सहमति हुई गाड़ी से नीचे उतर पड़ी। गाड़ी से नीचे उतरकर जैसे ही सब नीचे जमीन पर उतरकर गाड़ी को धक्का लगाने लगे, उनके पैरों के नीचे दबने से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते खड़खड़ाने लगे। लड़कियों ने हिम्मत करते हुए एक साथ मिलकर गाड़ी को धकेलना शुरू किया। इतनी ठंडी हवा में भी सब डर से पसीना पसीना हुई जा रही थीं। इधर उधर देखती हुई सब धक्का लगाने लगी। ड्राइवर ने इग्निशन ऑन किया और इस बार गाड़ी जोर से घरघराई और एकदम से स्टार्ट हो गई। मिस मिताली और लड़कियों ने सुकून भरी सांस ली और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए लपकी, पर गाड़ी तो रुकने की जगह आगे भागती चली गई। मिस मिताली और दूसरी लड़कियां जोर जोर से चीखती हुई ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहने लगीं, पर गाड़ी उस अंधेरे जंगल में तेजी से दौड़ती हुई दूर चली गई। मिस मिताली और सारी लड़कियां अपनी पूरी ताकत से गाड़ी का पीछा करती हुई जंगल में बेतहाशा भागती रहीं, पर कुछ ही देर में गाड़ी फरटी भरती हुई लड़कियों की आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी के आंखों से ओझल होते ही मिस मिताली और लड़कियां हताशा और घबराहट से घिरी उस भयानक जंगल के बीचों बीच हक्की बक्की खड़ी रह गईं। सोए साये करती हुई तेज हवा सबके कानों को सुनकर रही थी। ऊपर से घने अंधेरे में जंगल के बीच फंसे होने का एहसास सबको अंदर तक कंपा रहा था। उन सब के बैग और दूसरा सामान भी गाड़ी में ही रह गए थे। हैरान परेशान उन लड़कियों की सोचने समझने की शक्ति ही जैसे कहीं गुम हो गई थी। रोशनी के नाम पर बस ऊपर आसमान में चमकते चांद की मध्यम सी रोशनी ही आ रही थी। मिस मिताली ने अपने घबराए दिल को काबू में करने की असफल कोशिश करते हुए लड़कियों से पूछा, तुम में से किसी की पॉकेट में मोबाइल है? क्योंकि मेरा मोबाइल तो बैग में ही रह गया है। कणिका ने हताशा और डर से चीखते हुए कहा, यहां मोबाइल का क्या करेंगे आप? नेटवर्क तो है नहीं इस जंगल में। मिस मिताली सपाट लहजे में बोली, नेटवर्क नहीं है, लेकिन टॉर्च तो है ना मोबाइल में। टॉर्च की रोशनी में हम जंगल में आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो हो सकता है कि इस अंधेरे जंगल में हम किसी गड्ढे में जा गिरें या फिर जंगली झाड़ियों में जा फंसे।
और फिर टॉर्च पास रहने से जंगली जानवर भी हमारे एकदम पास नहीं आ पाएंगे। मिस मिताली की बात अब लड़कियों के पल्ले पड़ गई। वो अपने अपने पॉकेट में मोबाइल तलाशने लगी, पर अधिकतर लड़कियों ने नेटवर्क न होने की वजह से अपने मोबाइल अपने हैंडबैग में ही रख दिए थे। बस सुजाता और प्रिया के ही पॉकेट में मोबाइल रखे हुए थे। सुजाता और प्रिया ने अपने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन किए और फिर मिस मिताली और बाकी सभी लड़कियां टॉर्च की रोशनी के सहारे उस बेयाबान जंगल में अपनी राह तलाशती हुई आगे बढ़ने लगी। मिस मिताली ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि एक दूसरे का हाथ एकदम मजबूती से थामे हुए वो आगे बढ़े। एक एक कदम सावधानी और डर के साथ बढ़ाते हुए वे सब लगभग आधे घंटे तक चलते ही रहे। आधे घंटे बाद अब मोबाइल टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी थी। घबराते हुए किसी तरह वे सब चलते ही जा रहे थे। अचानक ही सबकी आंखें चमक उठी। वे सब जोर से चिल्लाए और लगभग दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। दरअसल टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ दूर आगे ही वैन खड़ी हुई नजर आ रही थी। मिस मिताली ने भी चैन की सांस ली और फिर लड़कियों के साथ साथ लपकती हुई आगे खड़ी हुई वैन की ओर बढ़ चली। वैन की सारी लाइट्स बंद थी। वैन से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर मिस मिताली कड़वाहट से बोली, लगता है वैन फिर बंद पड़ गई होगी, इसीलिए ये ड्राइवर यहां पर रुक गया है, नहीं तो ये बदमाश तो हमें बीच जंगल में ही छोड़कर भाग रहा था। जल्दी से वैन की ड्राइविंग सीट के पास वाले दरवाजे के पास पहुंचकर मिस मिताली खिड़की से अंदर झांकते हुए चिल्लाकर बोल, ये क्या हरकत है? कोई ऐसे लड़कियों को बीच जंगल में छोड़कर भागता है क्या? इतनी खटारा वैन के मैंने एडवांस में ही पूरे पैसे दे दिए थे, फिर भी ऐसी घटिया हरकत करने का मतलब क्या है? वैन के अंदर एकदम अंधेरा छाया था। लाइट बंद होने से अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस मिताली के फटकारने के बावजूद जब ड्राइवर ने वैन का दरवाजा नहीं खोला और न ही कोई रिप्लाई दिया, तो मिस मिताली गुस्से से उबल पड़ी। उन्होंने प्रिया से टॉर्च लेकर गाड़ी के शीशे में से अंदर रोशनी डालकर ड्राइवर को देखने का प्रयास किया, पर तभी टॉर्च एकदम से बंद पड़ गई। मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया था। सुजाता के हाथ से टॉर्च लेकर मीनल ने दूसरी वाली खिड़की से वैन के अंदर झांका और जैसे ही मीनल की नजर ड्राइविंग सीट पर पड़ी, वो जोर जोर से चीखती हुई पीछे की ओर हट गई। चैन के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई भयानक सा साया मौजूद था। उस साये के लंबे लंबे बालों ने उसके पूरे चेहरे को बैंक रखा था। मीनल को इतनी बुरी तरह से चीखते चिल्लाते देखकर मिस मिताली और दूसरी लड़कियों ने थर थर कांपते हुए मीनल से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ मीनल? मीनल अभी कुछ जवाब देती कि तभी उनके पीछे से एक स्वर उभरा, अरे आप सब आ गए, अच्छा हुआ, मैं अभी आप लोगों को ही ढूंढने के लिए जा रहा था। सब बुरी तरह से चौंक कर पीछे पलटे तो देखा अपने हाथों में एक बड़ी सी टॉर्च लिए हुए ड्राइवर खड़ा था। मिस मिताली ने गुस्से और घबराहट से चिल्लाते हुए पूछा, कहां थे तुम? और ये क्या तरीका है? कोई इस तरह से बीच जंगल में लड़कियों को गाड़ी से उतार कर भागता है क्या? ड्राइवर ने अब नरमी से सामाई पेश की, हम तो खुद ही हैरान थे मैडम जी कि गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से कोशिश करके हमने गाड़ी को रोका, पर गाड़ी रुकते साथ ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। हमें लगा कि इंजन शायद गर्म हो गया होगा, इसलिए हम पैदल ही उतरकर इधर उधर पानी खोजने चले गए थे। पर पानी तो गाड़ी के अंदर रखा था न, 34 बॉटल तो थी ही पानी की। मिस मिताली ने ऊंचे स्वर में कहा। ड्राइवर ने पहले की ही तरह शांत लहजे में बात समझाई, पर मैडम जी वो पीने का पानी है। अगर पीने का पानी खत्म हो जाता और फिर यहां हम में से किसी को पानी की जरूरत पड़ती तो फिर पानी कहां से लेकर आते? फिर ड्राइवर ने आगे कहा, अब आप सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए, मैं गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूं। लड़कियां जल्दी से वैन में बैठने के लिए लपर की। तभी मीनल चीख उठी, नहीं नहीं, वैन में मत बैठो, वैन की ड्राइविंग सीट पर एक भयानक साया मौजूद है। ड्राइवर तब तक आगे बढ़कर दरवाजा खोल चुका था। मीनल की बात सुनते ही उसने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े टॉर्च की रोशनी ड्राइविंग सीट पर डाली, पर ड्राइविंग सीट तो पूरी तरह से खाली थी, कोई भी नहीं बैठा था उस सीट पर। मीनल अचकचाई सी आंखें फाड़े ड्राइवर की ओर देखने लगी, जो अपनी सीट पर बैठकर अब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगा था। क्या ड्राइवर सच कह रहा था कि गाड़ी बिना रुके ही यहां तक भागती हुई आ गई? क्या मीनल ने सच में कोई साया देखा था? अब क्या होगा आगे अब? और फिर क्या मीनल की बात सिर्फ एक भ्रम थी
या वाकई उस वैन में कुछ अनदेखा और अनकहा छिपा है? सच क्या है, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। पार्ट 3 जल्द ही आ रहा है। लेकिन क्या आप उस वैन में सवार होने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप भी सच का सामना करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा।